माननीय राष्ट्रपति जी के 31 जनवरी 2022 को संसद के दोनों सदनों में जो उनका अभिभाषण हुआ उस पर बोलने के लिए आपने मुझे मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन इसके साथ ही मैं 2-3 दिन से जिस तरह से राष्ट्रपति अभिभाषण पर वार्ता सुन रही हूँ और पक्ष और विपक्ष जिस तरह से वार्ता दे रहे हैं, लेकिन माननीय राष्ट्रपति जी का भाषण एक ऐसा विहंगम दृष्टिकोण से को लेकर है और उस विहंगम दृष्टिकोण को यदि समझा जा सकेगा तो मुझे लगता है कि हम ये समझ पाएंगे कि भारत संसार को प्रेरणा देने वाला और एक मुसीबतों में भी और मुसीबतों के अंबारों में भी इस देश को की अर्थव्यवस्था को, इस देश की मानवता को, इस देश के जनमानस को, प्रकृति को बचाने में बहुत बड़ा योगदान देगा। माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जितने भी बिंदु लिए सब पर मैं भी अपना विचार नहीं रख सकती क्योंकि समय कम है, लेकिन इतना जरूर कहूँगी कि आज जिनके भी अभिभाषण सुन रही हूँ, जिनकी प्रतिक्रिया सुन रही हूँ, मुझे लगता है कि समुद्र के किनारे पड़ी हुई सीपियों को उठाने से संतुष्टि पाने वाले लोगों ने समुद्र के गर्भ में छुपे हुए मोती कोष को कभी देखा ही नहीं। वर्तमान अभिभाषण में समुद्र में छिपे हुए मोती कोष को निकालने के लिए भारत की सरकार और इसका सक्षम नेतृत्व जिस तरह से डुबकियां लगाकर इस देश के सम्मान को खोज रहा है, इस देश की प्रगति को खोज रहा है, मुझे लगता है कि अभिभाषण के प्रश्नों में या उनके संदर्भों में झांकने की कोशिश नहीं की। अभी कुछ समय पहले एक वार्ता आई थी और उस वार्ता में अंत में माननीय सदस्या ये बोलकर गई कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने किस संदर्भ में ये बात कही, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगी कि उनको भी और 2 दिन से चल रहे वाद संवाद को भी कि कुछ तो दूर देखता उड़कर है कितना विस्तृत आकाश, रे कपोत कुछ ही दानों पर करता क्यों जीवन का नाश। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी के नेतृत्व में जो अभिभाषण हुआ, उस संपूर्ण अभिभाषण में राष्ट्र की प्रगति, राष्ट्र की विचारधारा, राष्ट्र की दिशा और राष्ट्र की नीयत छुपी हुई है। और इस नीयत को समझने के लिए कान और नाक और आँख सब दुरुस्त करने पड़ेंगे। और केवल आलोचना करने से कुछ नहीं होता, बल्कि समालोचना करने की आदत होनी चाहिए। समालोचना से ये पता चलेगा कि हमारे वरिष्ठ सांसद, मुझे बहुत दुख हुआ जब उन्होंने ये कहा कि मैं हमारे राष्ट्र के एक ऐसे सपूत के बारे में जो टिप्पणी की कि मैं उनके होलोग्राम को देखने गया, वो दिखा नहीं। मैं अत्यंत दुख के साथ ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने यह नहीं देखा कि ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो उन तेज़ हवाओं के चलते हुए ये होलोग्राम सुरक्षित नहीं रह पाता। ऐसी स्थिति में उसको सुरक्षित नहीं रह सका, इसीलिए उनको दिखाई नहीं दिया, उनको लगा नहीं। लेकिन जैसे जैसे समय अनुकूल होगा, वातावरण अनुकूल होगा, प्रकृति अनुकूल होगी, निस्संदेह वो पुनः स्थापित होगा और इसके लिए ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। तो इतने वरिष्ठ सांसद होते हुए इस तरह की छोटी बातों में ना आए। मैं फिर इस पर पैरा वाइज माननीय राष्ट्रपति जी के भाषण की तरफ आना चाहती हूँ। संसार में आज कोरोना महामारी में जिस तरह से हमारे देश ने इस कोरोना महामारी में आज 150 करोड़ हमारे भाई बहन जो वैक्सीन प्राप्त कर चुके हैं, और मैं सोचती हूँ कि मैं खुद भी इस सदन में बहुत पुराने समय से बीच का समय छूटा, लेकिन आज जब वार्ताओं को सुनती हूँ तो केवल आलोचना है, समालोचना है ही नहीं। जबकि समालोचना की आवश्यकता इसलिए होती है कि सरकार किसी भी तरह से, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी मुद्दे पर यदि थोड़ा पीछे भी रह जाए तो उसको दिशा दें। माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार का एक आईना होता है। सरकार द्वारा किए हुए कार्यों को माननीय राष्ट्रपति और करणीय कार्यों को राष्ट्रपति जी अपने संभाषण में सम्मिलित करते हैं।
और उसके बाद ही हम बिंदुवार इस पर चर्चा में आते हैं। कई मुद्दे हैं। कोरोना महामारी में हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे सुरक्षा कर्मियों ने, हमारी पुलिस ने, हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बहन जो इस दुनिया से ही चले गए, जिन्होंने सेवाएं दी, जो सेवा दे रहे हैं, उनके प्रति संवेदना प्रकट करना राष्ट्रपति जी के भाषण में बहुत अच्छे से हुआ है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी ने सेवा ही संकल्प समझकर, सेवा संगठन को सेवा ही समझकर आगे बढ़ने की जो प्रयास किया, उससे आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह पर सेवा के लिए खड़े हुए हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में दौसा रसोई के नाम से चलाते हुए हमने 1.5 लाख मजदूरों को, अपाहिजों को, भूखों को, इनको सबको भोजन की व्यवस्था की। ये दौसा रसोई आज भी हमने बंद नहीं की, क्योंकि इसके माध्यम से जन जन से कण एकत्रित करके हमने इस व्यवस्था को किया और सब ने योगदान दिया। माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यदि इसकी तारीफ होती है तो इसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिन राज्यों में, मैं जिस राज्य से आती हूँ वो है राजस्थान, आज भी राजस्थान के राज्य में महिलाओं पर, बेटियों पर, अभी अलवर का कांड भूले ही नहीं थे कि कल एक कांड और हो गया। अलवर के कांड को जिस तरह से लीपापोती की, और मैं सोचती हूँ कि बेटी और बहन हर पार्टी की एक होती है। महिलाओं के प्रति सम्मान और आदर हर पार्टी का होता है, हर पार्टी के इंसान का होता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि जघन्य अपराध होने के बाद भी उसको छुपा लिया जाता है। तो महिलाओं के प्रति राष्ट्रपति जी के भाषण में और हमारी सरकार की नीयत में जिस तरह से स्पष्ट है कि महिलाओं की उन्नति, बेटियों की सुरक्षा, बेटियों की शिक्षा, इनके प्रति जितना ध्यान है, मैं सोचती हूँ कि सबको याद है। लेकिन कहना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते। कई लोगों ने, कई माननीय सदस्यों ने इतना ज़्यादा बोला कि उस पे झूठे वक्तव्य को देखते हुए कई बार शर्म भी आने लगी। ऐसे झूठे वक्तव्य कि देश को 2 भागों में बांट दिया कि गरीब और अमीर दो इंडिया। ये कैसे मान ले हम कि गरीब और अमीर 2 इंडिया? 6 दशक तक, 60 वर्ष तक जिन्होंने राज किया, उनके राज के दौरान मैं पली और बड़ी हुई हूँ। लेकिन अनुसूचित जनजाति की मैं महिला हूँ। मैं जानती हूँ कि केवल हमारा वोट पाया उन्होंने, एसटी और एससी का केवल वोट प्राप्त करने के लिए ही काम किया। यदि काम हुआ हमारे लिए तो ये 6-7 वर्षों के अंदर काम हुआ है। माननीय सभापति जी, मैं आपका ध्यान इस ओर इसलिए आकर्षित करना चाहती हूँ कि केवल वोट बैंक की राजनीति ही सबसे अच्छी राजनीति है? नहीं, राष्ट्रहित की राजनीति। आज हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो बातें आई है, शुद्ध नियत, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, प्रयास को और जोड़ा है। तो प्रयास इसीलिए जोड़ा कि आप सब लोग हमारे साथ, सरकार की नीतियों के साथ, अपने अपने प्रांतों में, अपने अपने क्षेत्रों में मिलजुल कर यदि काम करें तो निस्संदेह ये देश पुनः सोने की चिड़िया बनने में देर नहीं लगेगी। लेकिन इनको सोने की चिड़िया नहीं चाहिए, इनको लूट की चिड़िया चाहिए। और जिस तरह से लूट की चिड़िया के पीछे भागते हैं, कल जब वाणी सुन रही थी, जबकि एक एक योजना राष्ट्र देता है, हमारा देश देता है, वित्त मंत्रालय देता है, हमारी सरकार देती है, लेकिन प्रत्येक राज्य के अंदर समान रूप से विकास के लिए आगे बढ़े हैं। आज पक्के घर की बात करें, जहाँ 3 करोड़ पक्के घर मिल गए तो भी संतुष्टि नहीं। वो जमाना था जब 35,000 रुपये इंदिरा आवास योजना के नाम से दिए जाते थे, उनमें से भी लूट होती थी कि वो बेचारे लाभार्थी के पास 5,000 भी नहीं पहुंचते थे। आज पक्का घर हो, शौचालय हो, जनधन खाता हो, गैस का कनेक्शन हो या किसान कल्याण योजना हो, सबके खाते में सीधा पैसा पहुंचता है। क्या कभी खातों में पैसा पहुंचाने की बात सोची थी? इस 60 वर्ष के राज में कभी सीधा पैसा किसान को, मजदूर को, महिला को, बेटियों को, किसी को नहीं मिला। लेकिन आज सबके अकाउंट है। जिस समय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कार्यभार ग्रहण किया, उस समय 3 करोड़ 75 लाख खाते थे बैंकों के। आज 48 करोड़ खाते हैं बैंकों में, जिनमें सब महिलाओं के खाते हैं, सब महिलाओं के खाते हैं। और खाता खुलने का अभिप्राय एक ही है कि बीच के बिचौलिए, जो इनके खुद के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि 1 रुपया भेजते हैं तो नीचे जाकर 20 रुपये पहुंचते हैं,
वो बीज के 80 रुपए खाने वाले यही लोग थे, बीज का पैसा खाने वाले यही लोग थे, इनका नेटवर्क था। आज पूरा का पूरा पैसा लाभार्थी के खातों में जाता है। मेरे राजस्थान में 66 लाख किसानों को 12वीं किस्त 2-2 हज़ार की 1 जनवरी को उनके खाते में पहुंच गई। मैं जब उनसे पूछती थी तो मैं एक ही बात कहती थी कि ये कभी आज तक खातों में पैसा आया क्या? किसान बोलते हैं। और आज किसान के आधार पर राजनीति करने वालों को मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ माननीय आपसे सभापति जी, कि मैं खुद किसान हूँ, और जो प्राकृतिक कृषि की तरफ हमारे अभिभाषण में हमारे राष्ट्रपति जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बात सोच रखी है, मैं खुद ऑर्गेनिक खेती करने वाली हूँ। और आज 14 साल पहले जब मैंने शुरू किया, आज मेरी खेती 20 गुना पैसा देती है। और मैं आसपास के सभी किसानों को, लगभग 40 गाँव के किसानों को, मेरे संसदीय क्षेत्र के किसानों को उस हाईटेक एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और उद्यानिकी से जोड़ते हुए, हॉर्टिकल्चर से जोड़ते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की बहुत बड़ी कमी है, और उस पानी की कमी के कारण कम पानी से लागत की फसलें क्या हो सकती हैं, इसकी मैं खुद ट्रेनिंग देती हूँ और खुद समझाती हूँ। और आज सवाई माधोपुर का अमरूद आप ये देखिए कि आज़ादपुर मंडी में इस नाम से बिकता है। तो क्या हमारे देश के कृषि मंत्रालय ने जिस तरह से योजनाएं बनाई, माननीय, मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ, आप मुझे टाइम देंगे, क्योंकि मैं एक महिला हूँ, किसान हूँ और एक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। अपने सदस्य बोलने वाले हैं, मैं फिर आपको एक बात कहूंगी कि आपको मैंने पुनः भी ये बात कही कि जब हम ये सोच लें और हमारी विचारधारा ये हो जाए कि किसान के ऊपर, अब आप ये देखिए कि 433 करोड़ किसानों के खातों में एमएसपी का लाभ होगा, एमएसपी का, और एमएसपी पे जिद कर रहे हैं। 4 गुना ज़्यादा एमएसपी पर खरीद हमारे इस वर्ष में हुई है। और मेरे यहाँ की बात नहीं करती, मैं एक ही जगह नहीं रहती, मैं राजस्थान के कोने कोने में जाती हूँ, लेकिन राजस्थान की सरकार भारत की सरकार की नीतियों के केवल झूठे विरोध करने के अलावा कुछ नहीं करती। इसी तरह से जिन क्षेत्रों में हम दूर हैं और वहाँ के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा बौनापन है, छोटापन है, दिल छोटा होगा तो वो स्वीकार नहीं करेगा किसी भी अच्छे काम को। लेकिन अच्छे कामों की बुनियाद 7 बरस पहले डली और आज वो बुनियाद एक इमारत के रूप में दिखाई देती है, जो माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में स्पष्ट झलकती है। मैं फिर एक बात कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि जिस तरह से 15वें वित्त आयोग का पैसा, मेरे से पूर्व एक सांसद भाई ने भी ये बात कही, 15वें वित्त आयोग का पैसा 11 महीने तक राजस्थान की सरकार अपने खाते में डालकर रखी और हमारे सरपंचों के पास एक कौड़ी भी नहीं दी। जब पार्लियामेंट में ही 0 आवर्स में मैंने ये मुद्दा उठाया था, उसके बाद 11 महीने बाद ये पैसा उनको मिला। राजस्थान की सरकार, बहुत धन्यवाद, ये नहीं पूरे देश की सरकारों को भारत की सरकार क्या दे रही है, यदि मैं आंकड़े लेकर बैठी हुई हूं, लेकिन समय आप नहीं देना चाहते, पर मैं इतनी बात कहूंगी कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर महिला कृषक को यदि हम देखते हैं तो हमारे यहाँ 80% श्रम महिलाएं करती हैं, और वो महिलाएं इतनी सक्षम हैं कि भारत सरकार की नीतियों को लाभ उठाकर निस्संदेह वो आगे बढ़ रही हैं। बहुत बहुत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सेंथिल कुमार जी।